हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की, जिसमें आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहने वाला स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और आप यदि भविष्य में एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो क्लास के एंड तक जुड़े रहें। आज हमारा जो लेक्चर है वो 8 नंबर है। पीछे हमने 7 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी क्लासेस देख सकते हैं और आसानी से उनके नोट्स भी बना सकते हैं। तो और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तक ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि एक उद्यम के संचालन में शामिल चरण। यानी कि आप एक उद्यमी हैं, आपने कुछ व्यवसाय शुरू किया है, तो आपको उसको संचालन यानी उसको शुरू करने से लेकर उसको चलाते रहे, जब तक आप चलाते रहते हैं तब आपको किस चरण पर कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, ये सभी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो है कि किसी उद्यम का संचालन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जो विचार निर्माण से लेकर व्यवस्था की प्रगति तक कई चरणों में बांटा जाता है। यानी कि जो उद्यम का संचालन है वह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है कि जब आपके मन में कोई विचार आता है, ये जो एंटरप्रेन्योर के प्रति जो मतलब बिजनेस शुरू करने या व्यवसाय के लिए आपके मन में जो विचार आता है, उससे लेकर आप अपने जो व्यवसाय उसकी प्रगति करते हैं तब तक के अलग अलग चरणों में इसे बांटा गया। वह चरण कौन कौन से, वे भी हम एक एक करके सभी चरण पढ़ने वाले हैं। हर चरण ये सुनिश्चित करता है कि उद्यम सुचारू रूप से चले, कुशलता पूर्वक चले और लाभप्रद तरीके से संचालित हो। यानी कि जो इसके जो चरण है, लगभग 10 चरण आप हम पढ़ेंगे। वह सभी चरण ये निर्धारित करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि आपका जो व्यवसाय वह सुचारू और कुशल रूप से चले और आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, हानि का जोखिम बहुत कम हो। जिसमें पहला हमारा चरण आता है विचार निर्माण और अवसर की पहचान, यानी आइडिया जनरेशन और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। यानी कि इसमें क्या होता है कि यह चरण किसी समस्या, आवश्यकता या बाजार की कमी को पहचानने और एक व्यवसायिक विचार उत्पन्न करने से शुरू होता है। यानी कि आपने क्या कि सोचा कि क्यों ना मैं एक नर्सरी का बिजनेस शुरू करूं, ये तो आपके मन में विचार आ गया। फिर आपने अवसर की पहचान करना है कि आपके जो क्षेत्र जहाँ पे आप नर्सरी का बिजनेस शुरू करने वाले हैं, वहां पे जो नर्सरी के पौधे हैं उनकी मांग है या नहीं, प्रतिस्पर्धा कितनी है, ग्राहकों की संख्या कितनी है, ये सभी बातें ध्यान में रखकर अवसर की पहचान करना है। इसका उदाहरण देखें कि ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी उत्पादों की मांग को देखकर डेयरी फार्म खोलने का विचार। यानी कि मान लो आपके गांव में डेयरी के जो उत्पाद होते हैं, घी, मांस, जो सॉरी मांस के मट्ठा, ये सब डेयरी के उत्पादों की मांग अधिक है, तो आप डेयरी फार्म खोलने का आपका जो विचार है वो एक अच्छा अवसर युक्त विचार होता है। जो उदाहरण है वो आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं जो यहाँ पे उदाहरण दिए गए वही आप रटें या याद करें। आप सोचकर भी जो उदाहरण है वह लिख सकते हैं। अगला आता है व्यवहार्यता विश्लेषण, यानी कि इसमें यह जांचा जाता है कि विचार व्यावसायिक तकनीक वित्तीय रूप से व्यवहारिक है या नहीं। यानी कि आपने विचार तो आपके आ गया कि आपको नर्सिंग करना है, नर्सरी की जो नर्सरी है उसका जो व्यवसाय है वो आपको शुरू करना है, या आप मान लो वर्मी कंपोस्ट का शुरू करना है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको ये जांचना है कि आपके पास जो फाइनेंस है, वित्तीय है, वो उतना उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए पर्याप्त है या नहीं, आपके पास जो तकनीकी है वह पर्याप्त है नहीं, इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि उदाहरण देखें, लागत, लाभ, कानूनी अनुमति, मशीनरी, संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसमें क्या है कि आपके पास लाभ कितना होगा उससे, यानी आप नर्सरी लगाते हैं तो आपको लाभ कितना होगा, उसमें लागत कितनी लगेगी, उसके जो वित्तीय फाइनेंशियल है वो आपके पास है या नहीं है, कानूनी कानून से जो सरकार है उससे आपको अनुमति, जो लाइसेंस वगैरह पंजीकरण होता है वो आपके पास है या नहीं है, और मशीनरी और जो संसाधन उसमें जो काम में लिया जाता है वह सभी संसाधन आपके पास है या नहीं, इस सभी का अध्ययन किया जाता है या जांचा जाता है इस चरण में। फिर तीसरा चरण आता है बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, यानी कि व्यवसाय योजना तैयार करना। फिर आपको एक योजना तैयार करनी है कि एक व्यवसाय योजना एक लिखित दस्तावेज होती है जिसमें लक्ष्यों, रणनीतियों, वित्तीय पूर्वानुमान
और संसाधनों का वितरण विवरण होता है, यानी कि आपको एक लिखित दस्तावेज तैयार करना है, योजना बनानी है कि आपको जो व्यवसाय शुरू करने वाले हैं उसका आपका लक्ष्य क्या रहने वाला है, रणनीति क्या रहने वाली है, और जो वित्तीय जो फाइनेंशियल पूर्वानुमान है वह क्या क्या रहने वाला है, और आपको कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता पड़ने वाली है, उन सभी का एक आपके पास लिखित दस्तावेज होना चाहिए, आपके पास लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। ये योजना निवेशक और बैंकों को दिखाने के लिए भी आवश्यक होती है, यानी कि आप जब लोन लेने जाते हैं या मान लो आप बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो आपके पास जो ये दस्तावेज होते हैं जो लिखित में, वो आपको बैंक में पहले दिखाने पड़ते हैं कि देखो भाई सर, मैं ये बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे लोन चाहिए, तभी आपको जो बैंक वाले होते हैं या जो सरकार की जो योजनाएं होती है उनसे आपको लाभ मिलता है और लोन मिलता है। फिर चौथा आता है कि वित्त की व्यवस्था करना, यानी अरेंजिंग फाइनेंस, यानी जो फाइनेंस होता है उसकी व्यवस्था करना। व्यवसाय के लिए पूंजी स्वयं की बचत, बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं जैसे मुद्रा, पीएमईजीपी से जुटाई जाती है, यानी कि कल की क्लास में हमने सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई वह हमने सभी योजनाएं पढ़ी है। यदि आपने वो योजनाएं पढ़नी है या याद करनी है तो आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं कि जो हमारी जो व्यवसाय के लिए जो पूंजी होती है उसमें क्या होता है कि हम या तो बैंक से लोन ले सकते हैं या कुछ सरकारी योजनाएं उनका लाभ कर मतलब लाभ लेकर भी हम जो पूंजी है वो जुटा सकते हैं। ये व्यवसाय को आकार और पर्याप्त जो प्रकार पर निर्भर करती है, यानी कि डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस है वो कितना बड़ा, यानी कि आप शुरू में कितना बड़ा कितने स्तर पर आप अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, ये सभी निर्भर इन्हीं जो फाइनेंशियल होते हैं उसी पर आधारित है। फिर अगला आता है कानूनी औपचारिकताएं और पंजीकरण, है कि आपको जो भी आप व्यवसाय शुरू करते हैं उसका आपके पास पंजीकरण होना चाहिए, आपको उसे पंजीकृत करवाना आवश्यक होता है। उद्यम को उपयुक्त कानूनी के तहत पंजीकृत कराना आवश्यक होता है, जैसे जीएसटी, एमसीएमई, दुकान अधिनियम। यानी कि आपको जो आप जैसे व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपको जीएसटी भी आप उस जो व्यवसाय उसकी जीएसटी भी भरनी पड़ती है, और ट्रेडमार्क लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की आवश्यक हो सकते हैं, यानी कि आपको अपना पैन कार्ड बनाना है। उस जो भी मान लो आप खाद बीज की दुकान खोलते हैं तो आपके पास उसका लाइसेंस होना चाहिए। फिर आता है रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, यानी संसाधनों की व्यवस्था करना। उद्यमी कच्चे माल, मशीनरी, कार्यबल और अवसंरचना की आवश्यकता होती है, यानी कि आप जब भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले कच्चा माल की आवश्यकता होती है आपको, फिर आपको मशीनरी यानी जो तकनीकें होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो अवसंरचना होती है उसे भी आपको व्यवस्थित करना तैयार करना होता है। जैसे उदाहरण देखें कि आपको जगह का चयन करना है, मतलब आप किस जगह पर जो आपका व्यवसाय है वो शुरू करना चाहते हैं। उपकरण की खरीद करनी है, यानी आप किन कौन से उपकरण खरीदना चाहते हैं जो आपके जो व्यवसाय है उसे अच्छा बेस बना सके या व्यवसाय में आपके उपयोगी हो। कर्मचारियों की नियुक्ति, यानी कि आपको किस कर्मचारी या किस लेबर को आप किस पद पर रखना चाहते हैं उनका भी नियुक्ति करना इस चरण में आती है। फिर आता है उत्पादन और संचालन, यानी कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन, यानी कि जो अब उद्यम अपने मूल कार्यों की शुरुआत करता है, जैसे उत्पाद निर्माण और सेवा प्रदान करना, यानी कि अब क्या होता है कि सारे आपने पंजीकरण भी करा दिया और आपके पास फाइनेंशियल यानी आपके पास संसाधन, मशीनीकरण सारी व्यवस्था है, तो अब आप क्या करेंगे, अपना जो मूल कार्य यानी कि लोगों को सेवा देना, उत्पाद निर्माण करना, उसका बेचना, लाभ प्राप्त करना, ये कार्य अब आप शुरू कर सकते हैं। और इसके बाद अगला जो चरण आता है यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण, समय प्रबंधन, इन्वेंट्री संभालना महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला चरण आता है मार्केटिंग और प्रमोशन, यानी कि आपने व्यवसाय शुरू कर लिया, आप कार्य करें, तो आप जब तक अपने व्यवसाय का प्रचार नहीं करेंगे, उसको प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप ये व्यवसाय कर रहे हैं। यानी कि आप जैसे नर्सरी खोल रहे हैं तो लोगों को कैसे पता चले कि आपने ये नर्सरी यहाँ पे है और हम यहाँ से पौधे खरीद सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट का फार्म खोला है तो वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे मिलता है। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको अपना जो व्यवसाय है उसको प्रमोट करना पड़ता है, यानी उसका प्रचार करना पड़ता है, जगह जगह पोस्टर लगाकर या जगह जगह आप बेचने जाते हैं, छोटी जो मेले होते हैं उनमें प्रदर्शनी के लिए जाते हैं। इस तरह से आप जो अपना व्यवसाय है उसका प्रचार करते हैं। इन जैसे विज्ञापन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रचार आदि के माध्यम से उत्पाद और सेवा के बारे में लोगों को जानकारी देना, जैसे कि ब्रांडिंग,
मूल्य निर्धारण, बिक्री रणनीतियां तय की जाती है। यानी कि आपको जो कुल मिला के बात ये है कि आपका जो व्यवसाय है उसका प्रचार करना है कि हमारे पास ये वस्तु है, इसे हम बेचते हैं या इसकी ये खास बात है, ये सभी आपको प्रचार में बताना होता है। फिर आता है सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेशन, यानी कि बिक्री और आय सृजन, यानी कि बाजार में उत्पाद सेवाओं की बिक्री से आय उत्पन्न की जाती है। यानी कि आप जो उत्पाद बनाते हैं उनको बाजार में बेचकर आय प्राप्त की जाती है। ग्राहक संतुष्टि और रिपीट ऑर्डर के लिए गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक है। यानी कि आपको जो आप अपना उत्पाद बेचते हैं, जिन्हें बाजारों में बेचते हैं, तो जो आपके जो ग्राहक होते हैं वह संतुष्ट होने चाहिए कि ये उत्पाद बहुत अच्छा है और वह वापस उसी उत्पाद को खरीदने के लिए रिपीट होना चाहिए, इन्हें वापस आपकी दुकान पर आने चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके जो ग्राहक होते हैं वो बने रहते हैं और आपका जो आय होती है वो अच्छी होती है, लाभ भी अच्छा होता है। फिर आता है निगरानी और मूल्यांकन, यानी कि रेगुलर मॉनिटरिंग इंश्योर द एंटरप्राइज इज ऑन ट्रैक विद इट्स गोल्स, यानी कि क्या होता है कि जो नियमित निगरानी से यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यवसाय अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो। यानी कि आपको बजट, उत्पादन, बिक्री, लाभ, कर्मचारी के प्रदर्शन आदि का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि आपके पास बजट कितना है, आपका उत्पादन कितना कर रहे हैं, बिक्री कितनी हो रही है, लाभ कितना कमा रहे हैं, कितने कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं, इन सभी बातों का आपको मूल्यांकन, इन्हें जो लेखा जोखा होना चाहिए कि आप, इससे क्या होता है कि जो व्यवसाय होता है उसके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। फिर आता है ग्रोथ और एक्सपेंशन, यानी विकास और विस्तार, यानी कि आप अपना जो व्यवसाय है उसका किस तरह से विस्तार करते हैं, उसको किस तरह से आप जो विकास यानी डेवलप करते हैं। एक बार व्यवसाय स्थिर हो जाए तो उसका ध्यान विकास पर होता है, जैसे नए बाजारों में विस्तार और नए उत्पाद लॉन्च करना। यानी कि आपने नर्सरी में कुछ सामान्य पौधे लगाए और वो आपके अच्छे खासे चल रहे हैं, बिक रहे हैं, आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है। फिर आप ये सोचेंगे कि हम अलग अलग वैरायटी के पौधे तैयार करें इस नर्सरी में। इस तरह से आप अपने जो व्यवसाय है उसका विकास करने की सोचते हैं। ये था। और फिर आता है कि निवेश बढ़ाना, नई तकनीक अपनाना, प्रतिस्पर्धा से आगे रहना, इस चरण में आता है। यानी कि क्या होता है कि जो आप अपना जो व्यवसाय है वो स्थिर हो गया तो आप नई नई तकनीकों को अपनाते हैं, जो बाजार में जो प्रतिस्पर्धा है उससे हमेशा आगे रहते हैं। ये हमारे जो टॉपिक थे कि कौन कौन से चरण है, कुल 11 चरण है, जो हमने अच्छे से एक एक करके सभी चरणों को पढ़ा है। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। और इसी क्लास में हम एक नए टॉपिक पर भी चर्चा करने वाले हैं, सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस, यानी उत्पाद सेवाओं का चयन करना। इसकी भूमिका के उचित उत्पाद और सेवा का चयन किसी भी सफल उद्यमी की नींव होती है। यानी कि जो हम उत्पाद बनाते हैं या जो सेवा देते हैं, मतलब जो बिक्री करते हैं, उसका जो चुनाव है वो अच्छा होना चाहिए और तभी सफल उद्यमी की नींव बन सकती है या सफल उद्यमी बन सकते हो। व्यवसाय की सफलता, स्थायित्व और लाभप्रदता इस बात पर निर्भर करती है वे कौन सा उत्पाद और सेवा प्रदान करते हैं। यानी कि जो व्यवसाय होता है उसकी सफलता होती है वो इस पर निर्भर करती है कि आप कौन सा तो उत्पाद बनाते हैं और उससे सेवा में किस तरह से प्रदान करते हैं या किस तरह से आप उसको मतलब हैंडल करते हैं अपने व्यवसाय को। उत्पाद सेवा चयन करने की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि जो बाजार की मांग और विश्लेषण उद्यमी को ये समझना चाहिए कि किस उत्पाद सेवा का स्थानीय या लक्षित बाजार में अधिक मांग है। यानी कि आपको ये समझना चाहिए कि जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर, उसको ये समझना चाहिए बाजार में किस वस्तु या किस उत्पाद की अधिक मांग है। जैसे कि अगर किसी गांव में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान नहीं है तो वहां इसकी संभावना अधिक है। जैसे आपका गांव है, उसमें कोई भी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान नहीं है, तो आप वहां पे मोबाइल रिपेयरिंग खोल सकते हैं। तो इसकी सफल होने की क्या है, संभावना ज्यादा रहती है। इसके जो उदाहरण है वो आपको रटने नहीं है, आप अपने हिसाब से उदाहरण सभी के अलग अलग बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से उदाहरण बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये भी बना सकते हैं कि यदि आपके गांव में जो नर्सरी नहीं है तो आप वहां पे नर्सरी खोल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का जो फार्म है वो नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट का फार्म खोल सकते हैं। मेडिकल की दुकान नहीं है तो मेडिकल की दुकान खोल सकते हैं। ये सभी उदाहरण इसी के हैं, आप कोई सा भी उदाहरण जो आपको याद रहे वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। दूसरा आता है स्वयं की योग्यता और रुचि, यानी कि जो उत्पाद सेवा का चयन उद्यमी की जानकारी, कौशल और रुचि के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जैसे आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपको रुचि है कि आप
एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई व्यवसाय शुरू करें। और यदि आप मान लो आपको मतलब रुचि तो ऐसा है कि आप पेड़ पौधे जैसे नर्सरी खोलें, वर्मी कंपोस्ट का फार्म खोलें या कुछ भी पॉली हाउस लगाएं, इसमें रुचि है आप खोल रहे हैं मेडिकल, तो वो उसमें क्या होता है कि जो सफल होने की संभावना वह बहुत कम हो जाती है। आपकी रुचि के अनुसार आपको व्यवसाय शुरू करना चाहिए, जिसमें जिससे कार्य में मन लगे, चुनौतियों को बेहतर समाधान हो सके। यानी कि आप यदि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो आपको पता होता है कि नर्सरी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप उसके प्रति थोड़ी बहुत जानकारी भी रखते हैं। फिर आता है लाभ की संभावना, यानी एंटरप्रेन्योर मस्ट ऑल एनालाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन। यानी कि क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उसकी संभावना भी ज्यादा रहती है। यानी कि उत्पादन लागत और संभावित जो संभावित लाभ को समझकर ही उत्पाद सेवा का चयन करना चाहिए। अगर लागत अधिक है और लाभ कम है तो वो विकल्प उपयुक्त नहीं होता। यानी कि आप जैसे पौधे बना रहे, नर्सरी है आपके पास, आपको एक पौधा बनाने में लगभग 50 रुपए का खर्च आ रहा है और वही पौधा आप 45 रुपए में खर्च रहे हैं, तो वह एक उपयुक्त विकल्प नहीं है। कम से कम जो 50 रुपए खर्च हो रहे हैं आपके पौधे बनाने में, उसमें 60 से 70 रुपए को आपको वो पौधा बेचते हो यदि आप, तो उसको आप उसमें आपको फायदा होता है, लाभ होता है। फिर आता है उपलब्ध संसाधन, यानी कि जो देखें कि संबंधित कच्चा माल, उपकरण, संसाधन और श्रमिक स्थानीय रूप से उपलब्ध है या नहीं। यानी कि आप जहाँ पे भी अपना जो व्यवसाय शुरू करते हैं वहां पे कच्चे माल की उपलब्धता कैसी है, उपकरण की उपलब्धता कैसी है, वहां पे जो संसाधन होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वह कैसे हैं, और जो श्रमिक हैं, जो मजदूर होते हैं, एम्प्लॉय लेबर जो होते हैं, उनकी उपलब्धता कैसी है, ये भी आपको बातें ध्यान में रखने योग्य होती है। दूर दराज से सामग्री लाने में लागत और समय दोनों बढ़ते हैं। यानी कि आप जैसे कच्चा माल है, कच्चा माल आप दूर से लाते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको लागत भी लगता है, किराया भी लगता है, और जो समय लगता है वह भी दोनों ही समय होते हैं वह बढ़ते हैं। और फिर आता है प्रतिस्पर्धा का स्तर है, यानी बाजार में पहले से कितने लोग वही उत्पाद सेवा दे रहे हैं इसका विश्लेषण करें। और अगर पहले से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है तो नए उद्यम के लिए जगह कम होगी। यानी कि आप ये बात पहले पता करें कि जो आप जहाँ पे जो अपना व्यवसाय शुरू करने वाले हैं उसमें प्रतिस्पर्धा कितने कितने लोग पहले से वो उत्पाद बना रहे हैं। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट का फार्म लगाते हैं तो पहले आपको पता करें कि उस बाजार में कितने वर्मी कंपोस्ट के फार्म है, क्योंकि ज्यादा वर्मी कंपोस्ट के फार्म अगर अगर हैं तो वहां पे आपका जो वर्मी कंपोस्ट है वो सफल होने की संभावना अधिक रहती है। बहुत ही रेयर केस में सफल भी होता है, ऐसा नहीं है कि सफल हो ही ना, होता भी है पर बहुत कम चांस रहते हैं होने का। फिर आता है उत्पाद सेवाओं का स्थायित्व, यानी कि ऐसे उत्पाद सेवा का चयन करें जिसकी साल भर मांग हो, भविष्य में बढ़ने की संभावना हो, जैसे दूध, खाद्य प्रसंस्करण, मोबाइल सर्विस, शिक्षा सेवा आदि। यानी कि आपको ऐसे उत्पाद और सेवा का चयन करना है जो साल भर की मांग हो और भविष्य में उसकी मांग बढ़े, ना कि उसकी मांग घटे। जैसे कि दूध है, दूध की मांग भविष्य में घट नहीं सकती, उसकी बढ़ेगी ही। और जो मोबाइल सर्विस है, जैसे मोबाइल की दुकान हो गई या कुछ मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान होगी, ऐसी जो इनकी संभावना क्या है भविष्य में बढ़ने की है, वर्ष भर इनकी मांग रहती है। और फिर आता है सरकारी नियम और लाइसेंस, यानी कि आपको सरकारी नियमों का भी पालन करना है और लाइसेंस वगैरह भी बनाने हैं। यानी कुछ उत्पाद सेवाओं के लिए लाइसेंस और पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जैसे खाद्य व्यवसाय के लिए FSSAI, AI, औषधि के लिए ड्रग लाइसेंस आदि। यानी कि आप यदि मेडिकल की दुकान खोलते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, यदि आप खाद बीज की दुकान खोलते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इन सभी जो पंजीकरण होता है, लाइसेंस होता है, मतलब जिसमें आवश्यकता होती है उसमें लाइसेंस बनाना अत्यधिक आवश्यक होता है। फिर तीसरा आता है सही चयन के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो जिनमें हम एक एक करके सभी सुझाव देखते हैं कि छोटे स्तर से शुरू करें और अनुभव से सीखें। यानी कि आप जब भी बिजनेस शुरू करें तो ऐसा नहीं है पहले शुरू करते हैं बड़े स्तर पर, आप उसमें बहुत सारा फाइनेंस यानी पूंजी लगाते हैं फिर वो सफल नहीं हो। आप पहले छोटे स्तर से उसे जो व्यवसाय है उसे शुरू करें। फिर ग्राहकों से सीधे बातचीत करें, उनकी जरूरतों को समझें, यानी आपको जो ग्राहक होते हैं उनसे सीधा मतलब कंटेंट बनाना है कि आप उन्हें किस चीज की आवश्यकता है या किस चीज की नीड है, और आप उसी उत्पाद को बनाएं। स्थानीय बाजार, मौसम, संस्कृति, आदतों का ध्यान रखें, यानी कि आप स्थानीय बाजार में यदि है और मौसम संस्कृति का भी ध्यान रखें।
फिर भविष्य की तकनीक और ट्रेंड को भी समझिए, यानी कि भविष्य में जो टेक्नोलॉजी आती है, ट्रेंड्स आते हैं, उनको भी आपको समझकर कार्य करना चाहिए, तभी आपका जो व्यवसाय है वो सफल हो सकता है। ये जो आज का हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और यहाँ पे हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो सिलेबस है 50% समाप्त होता है। और यानी कि आज तक हमारी जो 8 क्लासें हुई हैं उनमें 50% सिलेबस हो चुका है। आप इन्हें याद कर लें, नोट्स बना लें। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पर्याप्त पीडीएफ भी मिले तो आप इस क्लास की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप उसमें भी ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।